जय हिंद। एक काफी इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है। अलास्का समिट के बाद से ही हम सभी वेट कर रहे थे इस मीटिंग का, जिसमें ट्रंप ने यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की और यूरोप के कई टॉप लीडर्स को होस्ट किया। काफी इंटरेस्टिंग मीटिंग रही है। एंड क्या यूएसए अपने सोल्जर्स डिप्लॉय कर सकता है यूक्रेन में? इवन पॉसिबिलिटी है कि अब एक बायोलेटरल मीटिंग अरेंज हो बिटवीन पुतिन एंड जेलेंस्की। काफी कुछ है जानने के लिए, डिस्कस करेंगे हम आगे वीडियो में। बट बिफोर वी बिगिन, आप सभी से एक सवाल पूछूंगा। आपको बताना है कि सोवियत यूनियन ऑफिशियली कब कोलैप्स हुआ था। ये आपके चार ऑप्शंस हैं। अपना आंसर दीजिएगा कमेंट्स में। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। देखो, रशिया यूक्रेन वॉर 2022 से चल रही है एंड इसने न सिर्फ यूक्रेन को डैमेज किया है, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी, एनर्जी सिक्योरिटी और इंटरनेशनल अलायंसेस को भी रिशेप कर दिया है। व्हाइट हाउस की ये मीटिंग रिसेंटली हुए अलास्का समिट के बाद आई है। इस समिट में कोई फॉर्मल सीज फायर तो अनाउंस नहीं हुआ था, बट इसने एक मोमेंटम बिल्ड कर दिया है पीस एफर्ट्स के लिए। इस मीटिंग का ओवरऑल फोकस था वॉर को एंड करने पे, यूक्रेन के लिए लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी गारंटीज पे और एक पॉसिबल 3-वे मीटिंग जो ट्रंप, जेलेंस्की और पुतिन को इन्वॉल्व करे। एक ऐसा स्टेप जो डिप्लोमेसी की हिस्ट्री में लैंडमार्क बन सकता है अगर सक्सीड होता है तो। ट्रंप ने ऑप्टिमिज्म का स्ट्रॉन्ग टोन सेट किया, ये कहकर कि 3-वे मीटिंग व्हेन नॉट इफ की बात है। मतलब ये इनएविटेबल है, सिर्फ टाइमिंग का सवाल है। मीटिंग के बाद उन्होंने पुतिन को डायरेक्टली कॉल भी किया बायलैटरल टॉक्स अरेंज करने के लिए पुतिन और जेलेंस्की के बीच, और फिर ट्राइलैटरल फॉर्मेट में एक्सपेंड करने के लिए। इस मीटिंग में ना एक बात बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। जैसे अलास्का समिट में ट्रंप का मेन एजेंडा था सीज फायर, इसको लेकर काफी स्टेटमेंट्स दिए थे उन्होंने। उसका बिल्कुल अपोजिट देखने को मिला हमें इस मीटिंग में। न जेलेंस्की ने सीज फायर को हाईलाइट किया, न ट्रंप ने। एंड सीज फायर के बारे में ट्रंप ने डिसमिस किया, ये कहकर कि आई डोंट नो दैट इट्स नेसेसरी। ये सडन यूटर्न ट्रंप की डिप्लोमेसी स्टाइल का हमेशा का ट्रेडमार्क है। कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ और। खैर, जब रिपोर्टर ने पूछा कि क्या यूएसए अपने ट्रूप्स भेज सकता है यूक्रेन, तो इसकी पॉसिबिलिटी बताइए ट्रंप ने, यूरोप को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पोजीशन में रखकर। बट यूएस इन्वॉल्वमेंट को रूल आउट नहीं किया, ये कहकर कि वी विल बी इन्वॉल्व्ड। जेलेंस्की ने अपने रिस्पॉन्स में यूक्रेन की वल्नरेबिलिटीज और नीड्स को फ्रंट एंड सेंटर में रखा। इंटरेस्टिंगली, जेलेंस्की ने अपने प्रीवियस कॉल्स फॉर सीज फायर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपीट नहीं किया, जो शायद स्ट्रेटेजिक शिफ्ट दिखा रहा है। हो सकता है वो अब नेगोशिएशंस में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना चाहते हो ताकि कोई डील पॉसिबल हो सके। अलास्का समिट की तरह ही इस मीटिंग के बाद कोई सॉलिड डील नहीं बनी, न सिक्योरिटी गारंटीज पर क्लियरिटी, न पीस टॉक्स के लिए कंक्रीट स्टेप्स। ट्रंप ने जो हिंट्स दिए हैं यूएस इन्वॉल्वमेंट के, उसको लेकर डिटेल्स मिसिंग है। पुतिन जेलेंस्की की डायरेक्ट मीटिंग ट्रंप पुश तो कर रहे हैं, लेकिन रशिया का जवाब देखें तो रिप्रेजेंटेटिव लेवल्स पर रेडी है रशिया, बट पुतिन खुद कमिट करेंगे या नहीं ये अनक्लियर है। एंड ट्रंप ने सीज फायर को प्रायोरिटी ही नहीं बनाया। ये यूरोप के स्टांस से बिल्कुल अपोजिट है, जो ट्रस्ट बिल्डिंग को और कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। एंड आप ये जानकर हैरान होंगे कि यूएस ने यूक्रेन को अब तक $175 बिलियन से ज्यादा एड दी है। फॉर एग्जाम्पल, एक राफेल जेट की प्राइस लगभग 250 मिलियन से 300 मिलियन के आसपास है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसका प्राइस वैसे वेरी करता है काफी फैक्टर्स पर। मतलब इस अमाउंट से लगभग 600 राफेल जेट्स खरीदे जा सकते हैं। सोचो, एक पूरा एयरफोर्स नया खड़ा किया जा सकता है। या फिर और सिंपल कहूँ तो इस पैसे से इंडिया का पूरा एनुअल डिफेंस बजट लगभग 2 साल तक कवर हो सकता है। आई मीन, जो पैसा यूक्रेन के लिए गया है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री की सारी मिलिट्री को सस्टेन करने के लिए काफी होता है। ये स्केल समझने के बाद एक चीज क्लियर हो जाती है कि यूक्रेन के लिए यूएस की फाइनेंशियल कमिटमेंट अब सिर्फ एड नहीं, बल्कि एक मैसिव स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट बन चुकी है। एंड ट्रंप के लिए इन्वेस्टमेंट से ज्यादा बर्डन बन चुकी है। खैर, अगर सीज फायर या कोई और डील होती है तो टेरिटोरियल कॉम्प्रोमाइजेस पॉसिबल है। ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई प्रोग्रेस नहीं होती तो वॉर और लंबी चलेगी अभी, जिससे रिस्क और ज्यादा बढ़ जाएगा, जैसे नेटो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट या न्यूक्लियर थ्रेट्स का। हाइपोथेटिकली, अगर यूएस ट्रूप्स डिप्लॉय हुए सिक्योरिटी गारंटीज के अंडर, तो ये कोल्ड वॉर लाइक स्टैंड ऑफ क्रिएट कर सकता है, अफेक्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम एनर्जी प्राइसेस टू ग्लोबल ट्रेड रूट्स। सो ओवरऑल व्हाइट हाउस की ये मीटिंग ऑप्टिमिस्टिक सिग्नल जरूर देती है, लेकिन ऑनेस्टली कोई ग्राउंड ब्रेकिंग ब्रेक थ्रू नहीं। सब कुछ अब डिपेंड करता है आगे की मीटिंग्स में क्या प्रोग्रेस होती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पुतिन खुद एक बायलैटरल मीटिंग के लिए एग्री करते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये एक मेजर डिप्लोमेटिक माइलस्टोन होगा। एक और बात ये भी नोटिस करने वाली है कि ट्रंप का सीज फायर को डाउन प्ले करना यूरोप के लीडर्स के लिए रेड फ्लैग बन गया है। तो हाँ, फिलहाल वाइब्स पॉजिटिव हैं, यूनिटी और डायलॉग के लिए एक होपफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है, लेकिन असली टेस्ट तब होगा जब प्रोमिसेस पेपर से ग्राउंड रियलिटी में उतर कर दिखाएंगे। और इसी वजह से अगले कुछ हफ्ते इस नेगोशिएशन प्रोसेस के लिए निर्णायक होने वाले हैं। एंड जो क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा था उसका सही आंसर है दिसंबर 1991। दिसंबर 1991 को सोवियत प्रेसिडेंट मिखाइल ने रिजाइन कर दिया और डिक्लेयर किया कि यूएसएसआर अब एग्जिस्ट नहीं करता। अगले ही दिन सोवियत यूनियन टूटकर 15 अलग अलग देश बन गए। एंड यही मूवमेंट कोल्ड वॉर का एंड और नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत का सिंबल माना जाता है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्ष गुर्जर साइनिंग ऑफ।